सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सहनो यशः सहनो ब्रह्म वर्चसं। सर्वप्रथम मैं भारत की समग्र समृद्ध ज्ञान परंपरा को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए प्रणाम करता हूं। भारत की समस्त ऋषिका परंपरा को प्रणाम करता हूं। भारत की समृद्ध संन्यास परंपरा को प्रणाम करता हूं, जिसने पूरे इतिहास के सभी कालखंडों में युगानुरूप भारतीय दर्शन, संस्कृति और ज्ञान परंपरा की समृद्धि की है। मैं विराट भारत की गुरुकुली परंपरा को नमन करता हूं, जिसने पूरी दुनिया का विद्यालयीय शिक्षा के संदर्भ में मार्गदर्शन किया है। मैं प्रणाम करना चाहूंगा भारत के सभी ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए भाषा वैज्ञानिकों, खगोल वैज्ञानिकों, गणितज्ञों, दार्शनिकों, वास्तु, संगीत, खेल, सभी क्षेत्रों में जो अप्रतिम योगदान किया है और 11वीं सदी तक पूरा विश्व इतिहास मानता है कि भारत लगभग मानवता के सभ्यता के प्रारंभ काल से ही 11वीं सदी तक, अर्थात भारत विश्व के ज्ञात इतिहास में लगभग 4000 वर्षों तक भारत सभी ज्ञान के विविध आयामों में पूरे विश्व का मार्गदर्शक रहा है। उन सभी ज्ञान सर्जकों को प्रणाम करता हूं। मैं पूज्य स्वामी जी को उनकी सूक्ष्म उपस्थिति, जो अभी 5 से 7:30 भौतिक रूप से भी उपस्थिति थी, उनकी उस संकल्प शक्ति को प्रणाम करता हूं जिसने मूर्त रूप लिया उन सभी अभिव्यक्तियों का, अनुभूतियों का और संकल्पों का जो महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंदो ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने, महात्मा गांधी ने जो संकल्पना की थी कि भारत में शिक्षा की पद्धति कैसी होनी चाहिए, अर्थात भारत की शिक्षा में अगर भारतीयता ही नहीं है, भारतीय संस्कृति का समावेश ही नहीं है, भारतीय संस्कृति की आत्मा से आप्लावन ही नहीं है, मूल धारणा, तो शिक्षा भारतीय कैसे हो सकती है? वो भारत की शिक्षा कैसे हो सकती है? उसको एक मूर्त रूप देने के लिए, और मैकाले की शिक्षा की जो विश्व व्याप्त है 180 वर्षों से, उसको मात्र सैद्धांतिक और वाणी तक आलोचना न सीमित रखते हुए एक क्रियात्मक स्वरूप देने के लिए क्या प्रारूप होना चाहिए, क्या रूपरेखा होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक बृहत संकल्प लिया। और जब कोई समर्थ सन्यासी अपने आभ्यंतर के शक्ति से, आध्यात्मिक शक्ति से कोई आवाज उठाता है, स्वर उठाता है, और वो भी वो स्वर अगर हमारी ऋषि परंपराओं के सामूहिक स्वर होते हैं जो शताब्दियों से चले आ रहे हैं, तो कोई क्षण इतिहास में जरूर आता है जब उसको मूर्त रूप देने के लिए सत्ता भी स्वीकृति की भावना में आ जाती है। और भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड का अभ्युदय की स्थापना इसी दृष्टि से किया। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड समस्त भारतीय शिक्षाविदों, मनीषियों की सामूहिक इच्छा की एक अभिव्यक्ति है।
ये किसी संस्था द्वारा संचालित बोर्ड नहीं है। भारत सरकार ने उसको एक वैधानिक स्वरूप दिया है और उसको संचालन का दायित्व, चूंकि एक विशिष्ट उद्देश्य था, इसलिए इसके लिए एक विशिष्ट व्यक्तित्वों की आवश्यकता होती है जिनके कृतित्व में भी वह सैद्धांतिक पक्ष पूर्णतः अभिव्यक्त होता। प्राय आप देखते हैं कि लोग सैद्धांतिक रूप से कुछ मूल्यों की बात करते हैं, लेकिन आचरण में उनकी पूर्ण रिक्तता रहती है, वैसा आचरण नहीं होता। लेकिन जब वाणी और कर्म में पूर्ण साम्यता हो जाती है तो उस व्यक्ति की संप्रेषणीयता में इतनी शक्ति होती है कि प्रकृति की समस्त दिव्य शक्तियां उस उद्देश्य की पूर्ति में साधक हो जाती हैं, सभी बाधाओं को समाप्त कर देती है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड यह है तो सामूहिक स्वर सभी मनुष्यों का। यह हमारे बीच में आपके ज्ञान संवर्धन के लिए, मैं प्रशिक्षण शब्द नहीं प्रयोग करता हूं, आपके ज्ञान संवर्धन के लिए जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उसमें एक से एक ऐसे विद्वान हैं जो प्रायः उनका एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो लोग भारतीय शिक्षा बोर्ड की भावना से जुड़े होने के नाते, उस दृश्य से जुड़े होने के नाते अपनी समस्त व्यस्तताओं को त्याग कर सर्वोच्च प्राथमिकता भारतीय शिक्षा बोर्ड के इस संवर्धन शिविर को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे बगल में बैठे हैं भाई ओम निश्चल जी, जो बहुत ही हिंदी के प्रबुद्ध साहित्यकार समालोचक हैं। बड़े बड़े मंचों पर देश के सभी शीर्षस्थ साहित्यकारों से संबंधित जब गोष्ठियां समालोचना की होती हैं, विमर्श होते हैं, तो उसमें ओम निश्चल जी उसका संयोजकत्व की भूमिका में होते हैं और वो 5 दिवस से आपके बीच यहाँ उपस्थित हैं। उनकी बहुत बड़ी कृपा है और भारतीय शिक्षा बोर्ड उनका बहुत ही कृतज्ञ है जिस सहजता विनम्रता से आप जो है यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर केसी त्रिपाठी जी, आप खड़े हो जाए जरा, लोग पहचान भी लें। एनसीईआरटी में वर्षों तक संस्कृत के प्रोफेसर रहे हैं और इन्होंने कृपा पूर्वक हमारे अनुरोध पर न पुस्तकों के विरेचन विकसित करने में तो भूमिका निभाई ही है, लेकिन अब उसके संदर्भ में आपसे अपने अनुभव को साझा करने के लिए भी दिल्ली से चलकर आपके बीच में रहेंगे, तो उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। शेष हमारे जो निदेशक हैं, विवेक जी, विशाल हैं, और हमारे बीच में मातृशक्ति जो देख रहे हैं दाहिनी ओर, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास इतना समय हो कि 5 दिन आकर के वो प्रशिक्षण दे। सभी लोग व्यस्त हैं, चाहे बहन दीक्षा जी हो, चाहे रचना जी हो, चाहे नीलम जी हो, चाहे भाटिया जी हो, चाहे आशा जी हो, चाहे विद्या जी हो। ये जितनी भी बहनें आप देख रहे हैं सब बहुत ही समर्थ हैं अपने विषय में और बहुत अत्यंत व्यस्त रहती है कि जो व्यक्ति उपयोगी होता है उसी की मांग बहुत रहती है। तो ऐसे उपयोगी लोगों को तलाशना और उनसे अनुरोध करना और उनके द्वारा विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लेना, ये आपके लिए सौभाग्य की बात है और भारतीय शिक्षा बोर्ड तो उनका ऋणी है ही। शेष हमारे, मैं वंदना को भी बहुत ही प्रणाम करना चाहूंगा। यद्यपि पदेन तो मैं अध्यक्ष हूं बोर्ड का, वो यहाँ पर एक हमारे सहयोगी हैं, लेकिन चोटिल होने के बावजूद भी, प्लास्टर होने के बावजूद भी कर्तव्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इतनी है कि उन्होंने एक भी दिन इस संवर्धन शिविर को
पहले ही दिन चोटिल होने के बावजूद भी वो हमेशा उपस्थित है। हमारे अवनीश भाई है, बरेली से चल के आए हैं और आपके बीच में लगातार उपस्थित हैं। मदन मोहन जी हैं, ये रुद्रप्रयाग नैनीताल से आकर के आपके बीच में लगातार कई दिनों से। प्रवीण जैन जी हैं, जो मैथमेटिक्स के विषय में बहुत ही एक समर्थ नई शिक्षण पद्धति, जो मैथमेटिक्स को कैसे, हाउ कैन यू मेक मैथमेटिक्स जॉयफुल, एंगेजिंग, उसके पुरोधा माने जाते हैं, उसके विधा के बारे में। बाकी शेष हमारे सभी समर्थ लोग हैं, हमारे सत्येंद्र जी हैं, हमारे सरसिंधु जी हैं, हमारे विशाल जी हैं, हनुमान शर्मा जी हैं। मुझे तो सभी के नाम याद है, लेकिन और वक्त लग जाएगा। ऋचा भी उधर दिख रही है, निधि भी है। तो ये सारे लोग आपके लिए पूरी निष्ठा से, आपको इनकी निष्ठा देख करके ही एक आपका संवर्धन हो जाएगा। तो कक्षा में जिस तरह से आपके साथ वो एंगेजमेंट दिखाएंगे आपके साथ, उससे ही आप एक अप्रत्यक्ष रूप से सीखोगे कि बच्चों को कैसे एंगेज करना चाहिए, शिक्षक को बॉन्डिंग कैसे होनी चाहिए। और आपकी इनकी और अपने बीच की बॉन्डिंग की जो केमिस्ट्री है, उससे आप समझ लो किस तरह की बॉन्डिंग होती है। और आप लोगों का नेतृत्व करने वाले तो अनिल शर्मा जी हैं। अगर मैं कहूं कि मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी, तथ्य को अलंकृत भाषा में बोल सकता हूं, लेकिन अतिरंजना नहीं करता कभी भी, क्योंकि मुझे भौतिकी का बोध रोक देता है अतिरंजना। लेकिन अनिल शर्मा जी के बारे में ये कह सकता हूं कि अब तक मैंने अपने 35 वर्षों की प्रशासनिक सेवा में और इधर 4 वर्ष की भारतीय शिक्षा बोर्ड की नई यात्रा में मैंने संयोजकत्व की ऐसी प्रतिभा बहुत ही विशिष्ट लोगों में देखी है। ये बहुत ही अप्रतिम और अन्यतम व्यक्तित्व हैं। इनको मैं प्रणाम करता हूं और सबसे अधिक प्रणाम करता हूं आपको, जो शौर्य, साधना, साहित्य और संस्कृत की एक पावन भूमि राजस्थान से आए हैं, जो पूरी भारतीय संस्कृति के आदिकाल से ही एक समर्थ उद्भव का केंद्र रही है राजस्थान की संस्कृति। मात्र लोग शौर्य की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि सांस्कृतिक बीज का प्रस्फुटन के भी अगर उदाहरण संचित किए जाएं तो राजस्थान की धरती भारतीय संस्कृति में अप्रतिम योगदान की है। उन पक्षों को भी आपको तलाशना होगा, संवारना होगा और राष्ट्र को और मुखरित रूप से बताना होगा। ये जो शिविर है, सुबह भी हमने 15-20 मिनट जो लोग रहे होंगे उनसे वार्ता की थी। कुछ बिंदुओं पर मैं उससे अतिरिक्त बात करूंगा, मैं पृष्ठ पेषण नहीं करूंगा जो सुबह बात की, यद्यपि नए लोग भी होंगे, लेकिन फिर भी हम शिक्षा व्यवस्था की क्या भूमिका समझते हैं। आचार्य चाणक्य से चंद्रगुप्त ने एक बार पूछा है, कथानक आता है कि आचार्यवर, गुरुवर, अपने पड़ोसी राष्ट्र में हमसे कोई मजबूत न हो, अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे राष्ट्रों की किस प्रकार से हमें मूल्यांकन करना चाहिए उनका, कि जिससे कि हम सावधान हो सके कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित है या श्रेष्ठ है। तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि आपको क्या लगता है राजन? तो चंद्रगुप्त ने कहा कि मैं अगर अनुमान लगा सकता हूं तो ये लगा सकता हूं कि कितना बड़ा क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र कितना बड़ा है राज्य का, कोश में कितना धन है, आदि आदि। तो चाणक्य ने कहा कि जो कह रहे हो ये गलत नहीं है, ये भी आवश्यक है, मूल्यांकन का एक पक्ष है, लेकिन यदि वास्तव में अपने पड़ोसी राष्ट्र के सामर्थ्य का, अपनी सुरक्षा, संप्रभुता के संदर्भ में आकलन करना चाहते हो राजन, तो ये अध्ययन करो कि पड़ोसी राष्ट्रों में
शिक्षा व्यवस्था कैसी है, वहां के शिशु मानस को किस रूप में, नागरिक के रूप में गढ़ा जा रहा है, मोड ऑफ शेपिंग द स्टूडेंट्स एज ए सिटीजन, वो क्या है वो देखो, और वहां से तुम आकलन करो कि राष्ट्र तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इससे ध्वनित क्या होता है, किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, शिशु का समाजीकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। तो शिशु के समाजीकरण के लिए शिक्षा व्यवस्था होती है, हर देश में रही, हर कालखंड में रही, किसी न किसी रूप में रही व्यवस्थाएं। अब शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य है उस राष्ट्र के लिए एक आदर्शतम नागरिक गढ़ना, बाकी तो एक सह विषय है, और जितने भी और विषय है ना उसके उपादान है, कि चाहे भाषा है, चाहे साहित्य है, चाहे गणित है, विज्ञान के विभिन्न आयाम हैं, ये सारी बातें सिर्फ इसलिए होती हैं कि उस बच्चे का हम व्यक्तित्व कैसा गढ़ रहे हैं, कैसा नागरिक बनाएंगे उसको। तो नागरिक बनाने के लिए फिर कैसा नागरिक बनाएंगे, आदर्शतम क्या होता है, ये कैसे तय होगा, ये तय होता है वहां की संस्कृति से, कि वहां की जो संस्कृति है वो किस तरह के गुणों से युक्त व्यक्तित्व चाहती है। और संस्कृति कैसे तय होती है, दर्शन से, फिलॉसफी से, फिलॉसफी के गर्भ से ही संस्कृति का उद्भव होता है, क्योंकि जो दर्शन है वो उसका गर्भ है, और जो दर्शन जिस देश में, जिस भूखंड में, जिस कालखंड में जो दार्शनिक पद्धति विचार प्रभावी होता है, वही नाभि के रूप में, न्यूक्लियस के रूप में रहता है समाज की, उसकी सारी गतिविधियां उसी से प्रभावित होती हैं। चाहे वो, अब जैसे अगर मैं आपको आम भाषा में कहूं कि जैसे अगर एक वैज्ञानिक हो आपका बच्चा और वो न्यूक्लियर फिजिक्स जानता हो, मैं चूंकि फिजिक्स का हूं तो फिजिक्स का उदाहरण दे रहा हूं, न्यूक्लियर फिजिक्स जानता है, अब अगर उसके देश का दर्शन विध्वंसात्मक है, डिस्ट्रक्टिव है, तो क्या बनाएगा वो, एटम बम। और अगर उसके विश्व, उसके धरती की, उसकी देश की संस्कृति अगर सर्जना के पक्ष में है, कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट है उसका, तो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा कि ऐसी एनर्जी का एक ऑल्टरनेटिव मोड दो, क्योंकि कोयला समाप्त हो रहा है, पानी के हाइड्रो इलेक्ट्रिक की संभावनाएं खत्म हो रही हैं, तो हमें ऊर्जा के दूसरे स्वरूप लाओ। तो न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करेगा कि हाउ टू डेवलप द न्यूक्लियर रिएक्टर थ्रू विच वी कैन मेक अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी एट अफोर्डेबल प्राइस। वो विज्ञान का प्रयोग करेगा कि सौर ऊर्जा का हम कैसे कोयले के विकल्प के रूप में खड़ा करें, ताकि हमारा देश समृद्ध हो, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए किसी भी देश के विकास के लिए, तो वहां अपनी ऊर्जा वहां लगाएगा। अगर उस देश की संस्कृति में इंडिविजुअलिज्म है, व्यक्तिवाद ज्यादा प्रभावी है, तो वो कैपिटलिस्ट होगा, वो फिर एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ करेगा, धन का संग्रहण करेगा, किसी भी कीमत पर करेगा, चाहे उसके लिए किसी राष्ट्र को प्रवेश बनाना हो, चाहे किसी व्यक्ति को बंधक बनाना हो, वो धन कमाना ही उसका लक्ष्य होगा, उसका सारा सामर्थ्य उस दिशा में लगा होगा। तो संस्कृति जो दर्शन के गर्भ से निकली होती है, वो तय करती है कि जो व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर जो दक्षता दे रहे हो आप, जो क्षमता दे रहे हो, जो विकसित कर रहे हो उसके जिस रूप में, उस सामर्थ्य का उपयोग किस दृष्टि से करेगा, ये देती है उसकी संस्कृति, उसका दर्शन। इसी को कहते हैं लोग ने कि विचार ही सब कुछ चलाता है। विचार, आप जो कुछ भी हैं, ये शरीर का पूरा संचालन करने का कंट्रोल ग्रिड क्या है,
फिजिक्स की भाषा में कहूं तो कंट्रोल रेट क्या है? विचार। जैसा आपका विचार वैसा आपका व्यवहार। और वो विचार कैसे गढ़ा जाता है? कुछ चेतन रूप में गढ़ा जाता है और कुछ अवचेतन अपने आप स्वीकृत करता है, गर्व से स्वीकृत करता है। ये साइंस भी कह रही, कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई सैद्धांतिक बात कर रहा हूं, सिर्फ एक साहित्यिक बात नहीं कर रहा हूं मात्र, मतलब मैं कोई कल्पनाशीलता की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें पूर्ण वैज्ञानिक शोध भी है कि 9 महीने गर्भ से ही बच्चा अवचेतन उसका निर्मित होने लगता है। इसलिए माता पिता को बहुत सावधान होना चाहिए अगर देश का अच्छा नागरिक गढ़ना है तो। इसलिए इजराइल जैसा देश देख रहे हो, 85 लाख का देश, अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ती कि इजराइल से कहते ट्रंप साहब सबके लिए तो भाषण देते फिर रहे हैं कि पुतिन को भी भाषण दे धमका देते हैं लोग, लेकिन नेतन्याहू के लिए एक शब्द नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोलते? जबकि सिर्फ 85 लाख जनसंख्या का देश है, दिल्ली का भी 1/3। क्यों ऐसा? क्योंकि उनके बच्चों को गढ़ा उस रूप में जा रहा है, पुरुषार्थी बनाकर, वैज्ञानिक की प्रवृत्ति देने के लिए, शोध की प्रवृत्ति, आविष्कारक की प्रवृत्ति, टेक्नोलॉजिस्ट की प्रवृत्ति, एंटरप्रेन्योरशिप की प्रवृत्ति, पैकेज वाली प्रवृत्ति नहीं। हम लोग तो पैकेज वाले हैं, नौकरी के पैकेज। लड़का क्या कर रहा है? 1 करोड़ के पैकेज, IIT करके आया, बहुत बड़ा विद्वान बच्चा, IIT किया और पैकेज बन गया वो 1 करोड़ का। इंसान नहीं रह गया। दामाद शादी में जाएंगे, आप भी तो ये नहीं पूछेंगे कैसा दामाद का व्यक्तित्व कैसा है, गुण नहीं। आप पूछेंगे भाई शर्मा जी आप बेटी की शादी कर रहे हो, जो लड़का क्या कर रहा है, दामाद क्या कर रहा है, तो सामान्य रूप से उत्तर क्या होगा? 80 लाख के पैकेज में है, SCL में। आदमी नहीं हो, पैकेज है। तो हम तो वी हैव बीन रिड्यूस्ड टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग ए लैंड ऑफ पैकेजेस। नौकरी पसंद है। हम किसी सरकारों के खिलाफ भी बोलते हैं, सिर्फ नौकरी के लिए बोलते हैं, उद्यम के लिए नहीं बोलते। अगर हम बेरोजगार हैं तो हम ये नहीं कहते कि हुजूर ऐसी नीतियां लाओ कि हम उद्यमी बने, ये कहीं से आवाज नहीं उठती। सारे आंदोलनों का समीक्षा कर लीजिए। नौकरी दो, ये सरकार निकम्मी है। क्यों निकम्मी है? कि नौकरी नहीं दे रही। इसलिए नहीं निकम्मी है कि इसने उद्यमिता के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं दिया, इसके लिए कभी कोई आलोचना नहीं करता। हम गढ़ गलत रहे।